हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 12 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बुक नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो है बुक 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया हूं, और उसके अलावा मैंने जो है बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको देखना आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियो का लिंक मैंने जो है एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सारे वीडियो को देखना ना भूलें। यदि आपको अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त करना है तो आप सारे वीडियो को देखकर जाएं, ठीक है, क्योंकि मैं जो है सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके बना रहा हूं। आपका मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका सिलेबस, सारा चीज देखकर बना रहा हूं, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए सारे वीडियो को देखकर जाएंगे, ताकि दोस्तों आपका जो एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है, और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि के पैटर्न पर चर्चा करें। ठीक है, यहाँ पे आपसे वितरण पूछा गया है, घनत्व पूछा गया है और वृद्धि पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा वितरण। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण मतलब होता है जनसंख्या का फैलाव। जनसंख्या का फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। बस इतना ही लिखना है आपको, अपने लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको किताबी भाषा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र, ठीक है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो उसकी घाटें हैं वहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे जो है आपको अत्यधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। कम आबादी वाला जनसंख्या कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो है थार का रेगिस्तान। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो पूर्व उत्तर राज्य में, जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ये चीज होगी आपका जनसंख्या घनत्व। उसमें मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे अत्यधिक जनसंख्या होती है और कहाँ पे कम जनसंख्या होती है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब जनसंख्या घनत्व के बारे में बताएंगे। जनसंख्या घनत्व मतलब होता है कि प्रति 1 किलोमीटर, ठीक है, प्रति 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी जनसंख्या पाई जाती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से आप बैक कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। आप सारे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यदि कंपेरिजन करें कि पश्चिम बंगाल में ज्यादा पाया जाता है या फिर बिहार में, तो उसकी तुलना में जो है बिहार में जो है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ज्यादा भी याद रखना है, कम भी याद रखना है, ताकि एग्जाम में छूटे ना। नेक्स्ट है कि जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न। अब पैटर्न के आधार पर यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या तेजी से बढ़ी और शहरीकरण, शिक्षा और जागरूकता के कारण हाल के वर्षों में वृद्धि दर में कमी आई है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे पैटर्न में लिख देना है, और ये रहा आपका 5 नंबर का आंसर। ठीक है, आपको इजिली 5 नंबर मिल जाएगा। आप अपने तरीके से लिखेंगे, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रवास के प्रकार, कारण और उनके परिणामों को विश्लेषण करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रवास होता क्या है। प्रवास मतलब होता है कि मान लेते हैं कि ये एक क्षेत्र है और ये एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पहले जो है ए नाम का इंसान रहता था, ठीक है, लेकिन वो जो उठकर पूरा फैमिली के साथ उठकर इस क्षेत्र से इस क्षेत्र चल गया और यहाँ पे रहने लगा। तो ये जो है ए का क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा, कि वो जो है एक जगह से दूसरी जगह चल गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे प्रवास के प्रकार। तो यहाँ पे 2 प्रकार देखने को मिलता है कि आंतरिक प्रवास और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास में आपको देखने को मिलेगा कि देश के भीतर, अर्थात राज्य से राज्य या फिर ग्रामीण से ग्रामीण तक प्रवास करना। ठीक है, ये हो गया आंतरिक प्रवास। अगर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अर्थात एक देश से दूसरे देश में जाना। ठीक है, मैंने आपको प्रवास मतलब बताया कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ही प्रवास कहलाता है। लेकिन यदि कोई देश है, मान लेते हैं कि ये भारत देश है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये भारत देश है। ये जो भारत देश है, इस भारत देश में मान लेते हैं कि कोई क्षेत्र जो है, मान लेते हैं कोई महाराष्ट्र में रह रहा है और महाराष्ट्र से चल गया झारखंड। ठीक है, तो ये जो है प्रवास, ये आंतरिक प्रवास कहलाएगा, ये देश के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन यदि मान लेते हैं कोई इंसान जो है झारखंड में रहता है और वो जो है भारत में नहीं रहेगा, अब जाके नेपाल में रहने लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं नेपाल में रह रहा है, तो ये जो प्रवास कहलाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा, क्योंकि वो जो है देश के बाहर अब जा रहा है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे कारण देखते हैं, तो कारण क्या हो सकता है प्रवास का, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाने का कारण क्या हो सकता है। तो पहला कारण का आर्थिक में हो सकता है कि रोजगार और बेहतर जीवन स्तर। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन उस क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है।
ये एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट सामाजिक मतलब विवाह और शिक्षा संबंधित, मान लेते हैं कि यहाँ पे शिक्षा की जो है कमी है, लेकिन वहीं पर जो है यहाँ पे शिक्षा को प्रधानता दी जाती है। नेक्स्ट राजनीतिक अर्थात युद्ध संघर्ष, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि बहुत सारे युद्ध होते रहते हैं, आपस में लड़ाई लड़ते रहता है, लेकिन यहाँ पे शांति का माहौल है। ठीक है, ये सारा चीज देखकर आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक में देख सकते हैं बाढ़ सूखा भूकंप, की इस क्षेत्र में जो है बाढ़ सूखा भूकंप आते रहता है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं आता है। तो इस तरीके से आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। परिणाम क्या हो सकता है, तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। तो सकारात्मक भी क्या हो सकता है कि रोजगार में वृद्धि हो सकती है, बेहतर शिक्षा मिल सकता है और स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक हो सकती है। लेकिन नकारात्मक में आपको देखने को मिलेगा कि शहरी क्षेत्रों में भीड़ हो सकती है, आवास की कमी हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको प्रवास के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, भारत में मानव विकास के विभिन्न सूचकांक की स्थिति पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे आपको मानव विकास के सूचकांक का मुख्य घटक क्या क्या है लिखना है कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट है आय। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भारत में स्थिति है क्या है कि स्वास्थ्य क्या है कि जीवन प्रत्याशा पर दर लगभग 69 वर्ष है। ठीक है, मतलब एक इंसान जो है वो लगभग में एवरेज में देखें तो वो जो है 69 उम्र तक ही जिंदा रह पा रहा है। शिक्षा में देखेंगे तो शिक्षा दर जो है 77% है। ठीक है, और आय स्तर जो है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अंतर है। ठीक है, बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये भारत की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, भारत में भूमि संसाधन और कृषि के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भूमि संसाधन क्या हो सकता है ना, कृषि, वन, चरागाह और बंजर भूमि। तो यहाँ पे देखेंगे तो कृषि के प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें से पहला है भूमि क्षरण, जिसमें कटाव, जल भराव, लवणता होती है। नेक्स्ट है जल संकट, इसमें सिंचाई की कमी होती है। नेक्स्ट है अधोसंरचना की कमी अर्थात भंडारण और परिवहन की समस्या हो सकती है। और आर्थिक समस्याएं अर्थात किसानों की आय में असमानता होती है। यहाँ पे समाधान देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सतत कृषि पद्धतियां। ठीक है, एक प्लानिंग के तहत जो है किसी भी चीज का खेती की जाती है। नेक्स्ट, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था और अंतिम है तकनीकी सहायता और सब्सिडी। तो ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता पर चर्चा विचार करें। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत हो क्या क्या होती है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है भारत में जल की उपलब्धता सीमित है, लेकिन मांग अत्यधिक है। ठीक है, प्रतिदिन जो है, क्योंकि जल के बिना ही जल जो है वो प्रतिदिन यूज में आने वाली वस्तु है। ठीक है, जल हर एक दिन आपको चाहिए, हर एक दिन, चाहे वो आप खाना खा रहे हो तो आपको खाना बनाने के लिए चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, कपड़ा धोने के लिए चाहिए। ठीक है, हर एक चीज के लिए जो है यहाँ पे जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखेंगे संरक्षण के उपाय, तो संरक्षण के उपाय मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्षा जल संचयन। नेक्स्ट है टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई। नेक्स्ट, प्रदूषण नियंत्रण। नेक्स्ट, नदी जोड़ परियोजना। तो ये जो मैं आपको पॉइंट बताया, ये पॉइंट बताया आपको जल संरक्षण के उपाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महत्व देखते हैं। तो इसका महत्व लिखना है आपको कृषि उद्योग और घरेलू आवश्यकताओं के लिए और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है कि खनिज और ऊर्जा संसाधन के वितरण और उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे देखते हैं खनिज संसाधन। यहाँ पे पहला पॉइंट है लो अयस्क, इसमें आएगा झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। बॉक्साइट, इसमें कौन से राज्य आएंगे ना, ओडिशा, गुजरात। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट खनिज है कोयला, तो कोयला में कौन कौन से राज्य आएंगे, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट छत्तीसगढ़। अगर देखेंगे ऊर्जा संसाधन में, तो ऊर्जा संसाधन में जो पारंपरिक है उसमें आता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। वहीं पर अप्रतिष्ठान ऊर्जा में सौर, पवन और जल विद्युत आते हैं। यहाँ पे देखेंगे उपयोगिता, तो उपयोगिता क्या क्या होती है, तो यहाँ पे देखेंगे औद्योगिक विकास के लिए, रोजगार सृजन के लिए और ऊर्जा सुरक्षा के लिए। ठीक है, 3 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निर्माण उद्योग के प्रकार और उनके वितरण का विश्लेषण करें। तो प्रकार क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे सबसे पहला प्रकार है भारी उद्योग, जिसमें आपको इस्पात, मशीनरी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हल्का उद्योग, जिसमें वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लघु उद्योग, अर्थात इसमें हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग। सबसे छोटा उद्योग कौन सा उद्योग होता है ना, कुटीर उद्योग। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए।
चलिए वितरण देखते हैं। तो वितरण जो है पश्चिम बंगाल में इस्पात और जूट का होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में वस्त्र और रासायनिक उद्योग का होता है, और तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल का होता है। इसका महत्व क्या है? तो इसका जो है रोजगार प्रदान करना और आर्थिक विकास में योगदान देना। ठीक है, उद्योग मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुई है, रोजगार मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है कि भारत में परिवहन और संचार के माध्यम की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवहन और संचार से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप करके ही जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परिवहन और संचार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, परिवहन में सबसे पहले आप देखेंगे सड़क मार्ग को। ठीक है, सड़क मार्ग को आपको अपने तरीके से लिखना है, रेल मार्ग को भी अपने तरीके से लिखना है, जल मार्ग को भी और वायु मार्ग को भी, क्योंकि आप जानते हैं सड़क मार्ग में क्या चलती है, रेल मार्ग में रेल चलती है, जल मार्ग में क्या चलती है, वायु मार्ग में क्या चलती है। तो ये सारा चीज आपको पता है, आप वो चीज देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको खुद के अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ। नेक्स्ट है संचार। संचार मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो उसका क्या माध्यम हो सकता है? तो पहला है डाक सेवाएं अर्थात पोस्टमैन के जरिए। नेक्स्ट दूर संचार में मोबाइल, नेटवर्क, इंटरनेट ये सब आ सकती है। और नेक्स्ट है मीडिया, इसमें टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई जो संचार होता है। संचार मतलब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन आप कहां से देख रहे हैं? आप देख रहे हैं इंटरनेट से। ठीक है, तो इंटरनेट क्या हो गया? संचार का एक माध्यम होगा। मैं आपको बता दें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है तो आपको कैसे पता चला? मेरे द्वारा जो बताया गया वो कैसे पता चला? ये आपको इंटरनेट के माध्यम से चला गया कि आप जो है अपने फोन का उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए आप जो है यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं और आप जो है मुझे ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है संचार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल की भूमिका और चुनौतियों का विश्लेषण करें। तो यहाँ पे चलिए भूमिका देखते हैं सबसे पहले कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की क्या क्या भूमिका है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत दुनिया का एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र, रत्न, आभूषण और दवाओं का प्रमुख निर्यातक है। यहाँ पे चुनौती देखेंगे तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक घाटा, नेक्स्ट है मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव, और अंतिम है निर्यातकों को वित्तीय सहायताओं में कमी। ठीक है, चलिए यहाँ पे समाधान देखते हैं। तो समाधान में आपको देखने को मिलेगा व्यापार नीतियों में सुधार, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, और अंतिम है बुनियादी ढांचे का विकास। तो दोस्तों ये रहा आपका ज्योग्राफी का बुक 2 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैंने बुक 1 से भी संबंधित करा दिया हूँ और बुक 2 से भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दिया। ठीक है दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, कब चाहिए, आप जो है डायरेक्टली कमेंट करें, आपको जो है मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे वीडियो को देखना है। अपना रिजल्ट बेहतरीन करने के लिए थोड़ा सा तो आपको सारा चीज़ सहायता देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ एक वीडियो को बनाने के पीछे मेरा जो है 4-5 घंटा का मेहनत होता है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को ढूंढना, ठीक है, एनालाइज करना क्या इंपॉर्टेंट है, फिर उसको टाइप करवाना, एडिट करना, फिर वीडियो बनाना, फिर वीडियो को एडिट करना, फिर अपलोड करना, टेक्स्ट डालना, थंबनेल बनाना, ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है। लेकिन आपको जो है ये सिर्फ आराम से 15 मिनट 16 मिनट में मिल जाती है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप जो है अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, और आप जो है इस वीडियो को पूरा बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चा जो है यहाँ से पढ़ सकें और अपना रिजल्ट को बेहतरीन कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।